ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता पर हमारा विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तूलिका का नमस्कार। श्रोता साथियों, आपके साथ ऐसा होता है क्या कि सुबह उठते ही कुछ अच्छा सा देखने की इच्छा हो और फिर ये भरोसा हो जाए कि हमारा दिन अच्छा होगा। हालांकि हमारे इस भरोसे के पीछे कोई विज्ञान नहीं है, बल्कि हमारा मनोविज्ञान है। जी हाँ, जब हम खुश रहते हैं ना, तो सब कुछ अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है। तो चलिए आज आपको एक पॉजिटिव स्टोरी सुनाते हैं। ये कहानी है लखनऊ की सैयद उज़्मा परवीन की। सैयद उज़्मा परवीन रोज़ अपनी पीठ पर 16 लीटर के टैंक में सोडियम हाइपोक्लोराइट लादकर लखनऊ के मोहल्लों को सैनिटाइज कर रहे हैं। वो पहले भी लॉकडाउन से आज तक यही काम कर रहे हैं। उज़्मा ने इसके लिए सेविंग अकाउंट में रखे 3 लाख रुपए और बच्चे के एडमिशन के लिए अलग से रखे 2 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। हर दिन लखनऊ की 4 या 5 गलियों को हाथ से चलने वाली स्प्रे मशीन चलाकर सैनिटाइज करती हैं। मशीन चूँकि भारी होती है, उनको घर में अपने उसे भरना होता है और लेकर जाना होता है। इसके लिए वो अपने स्कूटर का भी इस्तेमाल करती हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे उज़्मा हर दिन इन्हें सैनिटाइज करती हैं। ऐसे समय में जब हम डर से घर में दुबके हुए हैं, दूसरों की ज़िंदगी बचाने की ये अदम्य लालसा और साहस उज़्मा कर रही हैं। श्रोताओ, उज़्मा जैसे लोग इस दुनिया की नेमत हैं और इन्हीं की वजह से दुनिया रहने लायक बनी हुई है। उज़्मा की ये नेकी दुनिया भर में फैले, यही दुआ है। हम हैं तो चांद और तारे, जहाँ के ये रंगी नजारे। हाय रे हाय ओ दुनिया, हम तेरी नजर में आवारे। हम हैं तो चांद और तारे, जहाँ के ये रंगी नजारे। हाय रे हाय ओ दुनिया, हम तेरी नजर में आवारे। जीवन के ये लंबे रास्ते काटेंगे गाते हंसते। जीवन के ये लंबे रास्ते काटेंगे गाते हंसते। मिल जाएगी हमको मंजिल एक रोज तो चलते चलते। मिल जाएगी हमको मंजिल एक रोज तो चलते चलते। अरमान जवां है हमारे, छूने को चले हैं सितारे। हाय रे हाय ओ दुनिया, हम तेरी नजर में आवारे। श्रोता साथियों, अनलॉकडाउन शुरू हो चुका है। मॉल, रेस्टोरेंट, बाजार सब खुले हैं और खुला है कोरोना का संक्रमण भी, जो अब धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। इस बढ़ते संक्रमण से हमें 2 ही चीज़ें बचाएंगी। पहला, आत्मनियंत्रण, यानी ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहना होगा हमें इस समय। और दूसरा, हमारी फिटनेस और इम्यूनिटी। हमें दोनों पर काम करना होगा। कैसे? आपको सब पता है दोस्तों। पिछले 2-2.5 महीनों में आप खासे ट्रेन हो चुके हैं। हम बस आपको ध्यान दिला रहे हैं और बार बार ध्यान दिलाते भी रहेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि हम बात करते जा रहे हैं। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको महसूस हुआ ही होगा ना कि इस लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ने आपके जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसी तरह प्रभावित हुआ है खिलाड़ियों का जीवन भी। इस समय ओलंपिक खेलों की तैयारी के लिए कैंप लगाए जाने थे, जिनमें खिलाड़ियों की कठिन ट्रेनिंग होनी थी।
भारतीय टीम में शामिल होने की चयन प्रक्रिया में खिलाड़ियों को शामिल होना था, लेकिन खिलाड़ी भी घर में बंद होकर अपने पूरे अभ्यास से वंचित हैं। अपने खिलाड़ी जीवन के ये महत्वपूर्ण दिन ये लोग किस तरह बिता रहे हैं, अपना मनोबल कैसे संभाल रहे हैं, ये जानने की हमें इच्छा थी। इसीलिए हमने बात की जूनियर विश्व कप हॉकी विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ी अरमान कुरैशी से। अरमान अभी अपने गृहनगर ग्वालियर में ही हैं, तो आइए आपको अरमान से हुई ये बातचीत सुनवाते हैं। श्रोता साथियों, हमारे साथ हैं हॉकी टीम के इंटरनेशनल प्लेयर अरमान कुरैशी। अरमान, पहले तो हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अरमान, 2016 की जूनियर विश्व कप हॉकी जो भारत ने जीती थी, उस टीम का खिलाड़ी होना कैसा लगता है? कोई भी चीज या कोई भी अचीवमेंट जो कि कंट्री के लिए होता है, देश के लिए होता है, उससे बड़ी अचीवमेंट तो इंसान के लिए कोई भी होती नहीं है, क्योंकि कोई भी सिटीजन जो होता है हमारी कंट्री का, वो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता है कि मैं कहीं से भी कैसे भी अपनी कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो वर्ल्ड कप जीतना, जूनियर वर्ल्ड कप जीतना हम लोगों का एक ड्रीम था। हम लोगों ने वो ड्रीम जो है 2014 में 2014 में अप्रैल में हमने वो ड्रीम देखा था। 2014 अप्रैल में हमारा कैंप लगा था और ड्रीम हमने तभी से देखा था, तभी से हमने ये एम किया था कि हमको 2016 का वर्ल्ड कप जो है जीतना है। एंड इट्स ऑल हैपन बिकॉज ऑफ आवर कोच हरेंद्र सिंह। तो उन लोगों ने, हमारे कोच साहब ने हमको बिलीव करवाया, क्योंकि हम लोग तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आई थिंक 18 या 19 ईयर्स के थे 2014 में। तो हमारे कोच ने हमको ये बिलीव करवाया कि हम वो वर्ल्ड कप जीत सकते हैं और फिर हमने उस पर काम किया, तो फिर हम वो वर्ल्ड कप जीते। तो इट्स वेरी वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ग्वालियर चूंकि हॉकी के जादूगर का शहर है और यहाँ पर हॉकी की कोचिंग की सुविधाएं भी थोड़ी अच्छी हैं, लेकिन आपके परिवार में क्या कोई माहौल था कि आप हॉकी में ही गए? क्योंकि हॉकी बहुत शोबिज का खेल नहीं है, क्रिकेट की दुनिया जो है वो थोड़ी सी ज्यादा चमकीली है। वैसे समय में आप हॉकी में गए, क्या कारण था? मैं आपको फैक्ट बताऊं तो मुझे भी क्रिकेट बहुत पसंद था। पहले मैं एक्चुअली क्रिकेटर बनना चाहता था और मैं जब छोटा था, जब मैं 10 साल का था, तभी से मैंने जो है प्रोफेशनल क्रिकेट जो है क्लब में जाकर मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी। बट 2006 के अंदर यहाँ पर रेलवे हॉकी स्टेडियम जो है, वहाँ पर एस्ट्रोटर्फ चेंज हुई और वो स्टेडियम मेरे घर से करीबन जो है ऑलमोस्ट 200 मीटर की दूरी पर है। ओहो। तो वो एक मेरे को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया। उसके बाद सबसे बड़ा एडवांटेज था कि मेरे घर में ऑलरेडी इंटरनेशनल प्लेयर थे, मेरे चाचा हजरत कुरैशी, जो कि इंडिया के लिए ऑलमोस्ट 7 साल खेले हैं। 1993 से लेके 2000 तक वो इंडिया के लिए खेले हैं। तो वो एक ऑलरेडी इंटरनेशनल प्लेयर थे, तो वो स्टेडियम में जाना और बाकी हॉकी मिल जाना, हॉकी वगैरह की फैसिलिटीज जो है वो मुझे इजीली मिल जाती थी। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा मेरे लिए। चाचा ने मेरे को बोला कि तू हॉकी खेल। मैं हॉकी भी अच्छा खेलता था बचपन में, क्रिकेट भी अच्छा खेलता था, बट फिर वो एस्ट्रोटर्फ लगने के बाद जो है मैं कंटिन्यूसली वहां पर जाने लगा और ट्रेनिंग करने लगा। फिर 2007 में जो है एमपी एकेडमी खुली थी भोपाल के अंदर, एक स्टेट गवर्नमेंट की। तो वहाँ जो है मैं लकीली उस एकेडमी में मेरा सिलेक्शन हो गया। मतलब मैं इतना सीरियस नहीं था वहाँ जाने के लिए, मैंने लकीली वहाँ पर ट्रायल दी। ग्वालियर में ट्रायल हुई थी रेलवे हॉकी स्टेडियम पर, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे मेरा जो है सफर शुरू हुआ हॉकी का। अब क्योंकि आप जूनियर हॉकी टीम से निकलकर सीनियर हॉकी टीम में शामिल हो चुके हैं और बहुत सारी जगहों पर ट्रेनिंग कैंप कर चुके हैं, तो आगे का भविष्य कैसा देखते हैं? आगे का भविष्य तो मैडम अभी तक तो कुछ समझ आ नहीं रहा है, जब तक ये कोरोना ठीक होगा नहीं क्योंकि अभी कुछ भी नहीं कह सकते। समझ नहीं आ रहा है, केसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं और कब तक ये सब ठीक होने वाला है कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, इसने आपकी प्रैक्टिस पे, आपके खेल पे असर डाला क्या? बिल्कुल असर डाला है खेल पर। मेरे खेल पर ऐसे असर पड़ा है कि जो हम लोग ग्राउंड में जो ट्रेनिंग कर सकते थे, जो करते थे, वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और जब लॉकडाउन हुआ था तो घर में हम जितना बेस्ट पॉसिबल कर सकते थे वर्कआउट वो कर लेते थे। टेरेस पर कर लिया या फिर घर में ही कर लिया। पर अभी ग्वालियर में, जैसे कि आपको पता है कि ग्वालियर हमारा, हम लोग लगी है कि ग्वालियर जो है ग्रीन जोन में है, तो काफी हद तक चीजें खुल गई हैं ग्वालियर में। स्टेडियम्स भी जो हैं वो खुल गए हैं। तो अभी स्टेडियम करीब है यहाँ से, तो हम लोग चले जाते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं और
सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जो भी है वो सब मेंटेन करते हैं। तो काफी हद तक हम लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया है, बट अभी भी उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं जिस लेवल की ट्रेनिंग हम लोग करवाते हैं। भविष्य के बारे में मैंने सवाल पूछा था कि कैसा देखते हैं आप। चलिए, ये कोरोना मुश्किल से साल भर रहेगा, इससे ज्यादा तो जी। इसको रहना नहीं है। उसके बाद अरमान अपने आप को कहाँ देखते हैं? 2019 में सितंबर में मैं नेशनल कैंप से बाहर हो गया। उससे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया टूर में था। जो मेरा ऑस्ट्रेलिया टूर था वो फरवरी 2019 में था, मेरा लास्ट टूर इंडिया टीम के लिए। हम्म, उसके बाद फिर मैं सितंबर तक कैंप में था। ओलंपिक क्वालिफाइज होना था भुवनेश्वर में। ओलंपिक क्वालिफाई के लिए एक वर्ल्ड लीग राउंड 2 था। हम्म, तो उस वाले कैंप में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मैं वहाँ इंडिया कैंप से बाहर हो गया। फिर उसके बाद अभी लॉकडाउन से पहले रिसेंट नेशनल हुआ था, सीनियर नेशनल झांसी के अंदर। तो उसमें मेरा परफॉर्मेंस जो है वो काफी हद तक बहुत अच्छा रहा था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो मैं अभी तक नेशनल कैंप में आ जाता। तो अभी मेरी उम्मीद बस यही है कि शायद किसी तरह से मेरे को बुलावा आ जाए, अगर जब भी नेशनल कैंप कंटिन्यू होता है या कुछ भी। और कोशिश मेरी यही है कि मैं वापसी करूं इंडियन टीम में, जितनी जल्दी कर सकूं, जितनी जल्दी ये सब चीजें ठीक हो जाएं। और अभी भी ओलंपिक्स जैसा है कि ओलंपिक इस साल होने वाला था, तो वो जो है टल गया है कोरोना की वजह से। तो अभी नेक्स्ट ईयर भी 2021 में ओलंपिक्स की डेट आई है, लेकिन वो भी अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए। तो मेरा मेन टारगेट जो है अभी वो नेक्स्ट यही है कि मैं कैसे भी करके टीम में वापस आऊं, और जो नेक्स्ट ओलंपिक्स होना है उसमें अपनी टीम में जगह बनाऊं। अरमान, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ये समय जो ओलंपिक से पहले ओलंपिक का टल जाना अरमान के जी। लिए एक क्लिक साबित हो, एक छोटा सा बूस्टअप साबित हो या बूम साबित हो कि अरमान इस बीच में इतनी मेहनत करे कि वापसी कर ले और ओलंपिक टीम में हम अरमान को देख पाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से ये सब जो चीजें टली हैं, तो उससे कहीं ना कहीं मुझे एक मोटिवेशन मिला है। आई मीन कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। बिल्कुल। तो एक वही माइंडसेट मेरे दिमाग में आया है कि यार हो सकता है ये जो हुआ है इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारे अच्छे के लिए कुछ चीजें खुल जाएं, कुछ ऐसे रास्ते हैं जो शायद बंद हो गए थे, या फिर इस साल अगर ओलंपिक्स होता तो तुम नहीं खेल पाते। तो मैं सब खुद से बातें करता हूँ ये सब। तो ये सब चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। उसी हिसाब से मैं अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हम अरमान के लिए दुआ करेंगे कि अरमान अपने संघर्षों की बदौलत वापसी करे। क्योंकि पूरे ग्वालियर वाले अरमान की तरफ टकटकी लगाकर देखते हैं, तो हम अपनी टीम के साथ अरमान को खेलते हुए देखें। ये दुआ है आपके लिए। थैंक यू सो मच। मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है कि जब ग्वालियर में बहुत सारे लोग काफी इंटरेस्ट दिखाते हैं, मतलब खासकर कि पापा की जो शॉप है स्टेशन मार्केट पर, तो वहाँ पर पापा ने जो है पोस्टर भी लगा रखा है मेरा। तो काफी लोग आते हैं और उनसे पूछते हैं कि अच्छा ये आपका बेटा है। तो काफी इंटरेस्ट से लोग पूछते हैं और उनको काफी दिलचस्पी होती है मेरे बारे में जानने के लिए कि मतलब ये कहाँ है, क्या कर रहा है और कैसा चल रहा है इसका खेल। तो पापा मुझे बताते रहते हैं बहुत सी बातें, तो सुनकर मुझे काफी अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि हाँ भाई, ग्वालियर के लोग जो है वो इंटरेस्टेड हैं और इंटरेस्ट लेते हैं, और मेरी लाइफ के बारे में मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, या इंडिया खेल पाऊंगा कि नहीं, ओलंपिक्स खेल पाऊंगा कि नहीं, तो वो सब चीजों की नॉलेज रखते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है और वो सब चीजें मुझे मोटिवेट करती हैं कहीं ना कहीं। अरमान, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि मैंने भी आपका जो ये नंबर है ना, वो आपका पोस्टर का एक फोटो खींच के रखा था बहुत पहले से। मैं उम्मीद कर रही थी कि किसी न किसी दिन अरमान से बात करने का मौका मुझे मिलेगा, और उसी पोस्टर से नंबर लेकर के पहले मैंने आपके पिताजी को फोन लगाया और फिर उसके क्या बाद बात है। आपको फोन लगाया। और हम अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहेंगे कि ग्वालियर के स्टेशन पर एक मीट शॉप है, उसके ओनर का बेटा है अरमान, और जिसने जूनियर नेशनल ओलंपिक्स की जो टीम थी उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और आगे भी, क्योंकि अभी अरमान की उम्र बहुत कम है, तो आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इंडियन टीम में अरमान अपनी पूरी शिद्दत के साथ खेलेगा और हमारे शहर का मस्तक जो है वो गर्व से ऊंचा करेगा। अरमान, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपके खेल से भी डिस्ट्रैक्ट करती होंगी, तो ऐसी कौन सी सबसे मजबूत चीज है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है? सबसे मजबूत चीज लड़कियां हैं। क्वाइट ऑब्वियस। पर मैं, हाँ नहीं, इट्स वेरी ऑनेस्ट आंसर एक्चुअली। मैं कोई और झूठा या फेक आंसर नहीं देना चाहता था। इट्स वेरी ऑनेस्ट आंसर, बट आई ट्राई टू कंट्रोल माई सेल्फ एज मच एज आई कैन। तो मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल और
बहुत काफी हद तक कोशिश करता हूँ कि मैं वहां पर डिस्ट्रैक्ट ना हूँ और अपना जो मेन फोकस है वो खेल पर लगा कर रखूँ, क्योंकि लड़की एक ऐसी चीज होती है कि अगर आप बात करने लगो या कुछ भी करने लगो तो वो आपको खुद नहीं पता लगता और आप डिस्ट्रैक्ट होते जाते हो और फिर उस चीज का असर जो है आपके गेम पर पड़ता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उस चीज को जितना बैलेंस करके चल सकूं और ज्यादातर जो मेरा मेन फोकस है वो अपने गेम पर रखूं तो मतलब बेहतर होगा। आप तो अपना फोकस खेल पर रखिए, लेकिन हाँ, लड़कियों के बीच लोकप्रिय होना भी एक बहुत बड़ी चीज है। और हम तो चाहेंगे कि जैसा अरमान है और वो अपने खेल से भी उतना ही लोकप्रिय हो और लोग उसे दीवानों की तरह चाहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और इस लॉकडाउन के समय में, कोरोना के पीरियड में कुछ कहना चाहते हैं ग्वालियर वालों से? थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर विशेस। और मैं यही कहना चाहता हूँ ग्वालियर के लोगों से कि हम लोग बहुत लकी हैं कि ग्वालियर में ग्रीन जोन है। काफी हद तक कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो काफी हद तक बहुत कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो हमारे ही हाथ में है कि हम इस चीज को मेंटेन करें घर पर रहकर, और अगर लॉकडाउन खुल भी रहा है, शहर खुल भी रहा है, तो सारे प्रिकॉशंस लें। जो भी चीजें बताई गई हैं कि भाई सैनिटाइज करना है और फेस पे मास्क लगाना है, लोगों से दूरी बनाकर रखना है, तो उस चीज का हम जितना ज्यादा से ज्यादा हम उसको फॉलो कर सकते हैं हम फॉलो करने की कोशिश करें। उसी तरह से हम अपने आप को भी बचाएंगे और हम अपने शहर को भी बचाएंगे। तो मेरा उन लोगों से यही कहना है। आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, न सिर्फ हमारी तरफ से, हमारे सुनने वालों की तरफ से भी। इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए शुक्रिया अरमान। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। ये थे ग्वालियर के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अरमान कुरैशी। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। श्रोता साथियों, खिलाड़ियों का हौसला, मनोबल और शारीरिक क्षमता बनी रहे, इसलिए उनके कोच भी चिंतित हैं। कैसे उनकी अधिक से अधिक सहायता की जाए, इस पर विचार कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। ये सब कैसे संभव है, ये जानने के लिए हमने बात की लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमर कुमार से। डॉक्टर अमर कुमार स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स विभाग में हैं। उनसे जो हमने बात की, आइए आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर अमर कुमार हमारे साथ हैं। डॉक्टर अमर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। आप लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षण संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में। हाँ जी। सबसे पहले हमें अपने इस डिपार्टमेंट के बारे में बताइए, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोताओं को इस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता होगा। जी, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स जो डिपार्टमेंट है, इसको हम हिंदी में खेल जैव यांत्रिकी बोलते हैं। खेल जैव यांत्रिकी का मतलब ही है कि इसमें जैव और यांत्रिकी ये दोनों मिला हुआ है। जैव मतलब हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यांत्रिकी यानी कि जो मैकेनिक्स, इंग्लिश में अगर हम बोले तो। खेल जगत में जो ह्यूमन बीइंग है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग के पार्टिसिपेशन है, जो मूवमेंट है, उसमें जो भी यांत्रिकी जो हम लगा रहे हैं, जैसे कि फोर्स हो गया, जैसे कि फ्रिक्शन हो गया, बल हो गया, घर्षण हो गया, और जो लीवर हो गया, इन सब का हम जब वो जंप कर रहा है तो वो जो है किस तरीके से इन सब का यूज कर रहा है, कौन से लीवर का यूज कर रहा है, कितना बल लगा रहा है और कितना वो जंप कर रहा है। हम उस व्यक्ति का भी स्पोर्ट्स पर्सन है, उसके शरीर से हम कितना अधिक मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। जो भी उसके एंथ्रोपोमेट्रिक स्ट्रक्चर है, जो भी उसके अंदर क्षमता है, शक्ति है, स्ट्रेंथ है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना उस
शरीर से हम कितना लाभ ले सकते हैं ताकि उस मूवमेंट को हम इफिशिएंट वे में कर सकें। बिल्कुल इफिशिएंट वे से तात्पर्य है हमारा कि लेस इनपुट मोर आउटपुट। बिल्कुल। हमारे जो श्रोता हैं वो जो क्रिकेट कमेंट्री सुनते होंगे, उन्होंने अक्सर ये सुना होगा कि इस खिलाड़ी ने अपनी टेक्निक सुधारी या स्टांस सुधारा तो इसका परफॉर्मेंस सुधर गया। तो इसी तरह का काम आप खिलाड़ियों के ऊपर करते हैं, टेक्निक सुधारने का उनकी? जैसे आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो क्रिकेट में ही जो राहुल द्रविड़ हैं, इनको कहा जाता है कि उनकी जो टेक्निक है वो बेस्ट टेक्निक है। आप उनके मूवमेंट देखेंगे तो उनका जो मूवमेंट है, जो आर्म एक्शन है, जो फुट एक्शन है, वो सारे मूवमेंट जो परफेक्ट हैं, वो जितना बल लगा रहे हैं, वो जितना एनर्जी ऊर्जा का खपत कर रहे हैं, उससे वो अधिक से अधिक जो है उसका बेनिफिट ले पा रहे हैं। जैसे एक हम छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूंगा, उदाहरण देना चाहूंगा। उसैन बोल्ट जो है वो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रनर है, सबसे तेज धावक है। उसके पीछे जो कारण है वह यह है उसके पैर से और उसके जो जमीन का जो कांटेक्ट है वो बाकी सारे धावकों की अपेक्षा जो है वो बहुत कम है। मान लीजिए कि हमें जंप लेना है, हमें कूदना है, हम जमीन को जितना धीरे छोड़ेंगे हमारा जंप, हमारी जो कूद है वो उतनी कम होगी। बिल्कुल। और हम जितनी तेजी से जमीन को अपने पैर से छोड़ेंगे उतना हमारा जंप जो है वो ज्यादा होगा। इसको डेवलप करने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, जैसे कि प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज हम बोलते हैं। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज बेसिकली हमारी पावर डेवलपमेंट में हम यूज करते हैं। तो जितने भी गेम हैं आजकल जो पावर गेम हो गया है, टेक्निक गेम भी है, लेकिन पावर गेम आज के जमाने में वो ज्यादा है कि अगर आपके पास पावर है तो भले थोड़ा टेक्निक कम हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं उस गेम में। बिल्कुल, इतनी टेक्निक और इतनी पावर का जमाना है, लेकिन ये जो कोरोना संक्रमण का समय है इसने खिलाड़ियों को थोड़ा पीछे धकेल दिया है। वो उतनी प्रैक्टिस जितनी रोजाना की करते रहे होंगे और ये सारी टेक्निक सीखते रहे होंगे वो नहीं कर पा रहे। तो ऐसे समय में आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी रही? किस तरह से अपने खिलाड़ियों को आपने कोच किया, ट्रेन किया या उन्हें समझाइशें दी? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि अभी जितने भी कैंप चल रहे थे, पटियाला में बेसिकली इंडियन कैंप लगते हैं, बंगलौर में इंडियन कैंप लगते हैं, इन सब जगहों पर जो है कैंप स्थगित कर दिए गए। इसके दौरान भी प्लेयर और कोच फिर भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। जी। वो तैयारी कैसे कर रहे हैं? वो जहाँ भी रह रहे हैं उसी जगह अपना इंड्योरेंस वर्कआउट, जैसे साइकिल के ऊपर, जैसे ट्रेडमिल के ऊपर, और जैसे जो भी उनका मूवमेंट है, जैसे मान के चलिए रेसलिंग में हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो उसी जगह पर अपने ही रेसलिंग मैट के ऊपर एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपने जो वो एक्सरसाइज करते हैं, जो वो बाउट करते हैं, उसी बाउट को वो वीडियो बना के अपने कोच को भेज रहे हैं। और फिर वो कोच उनके वीडियोस देखकर उनको एनालाइज कर उनको बताते हैं कि आपकी खामियां यहाँ पर है, आप इसको इस तरीके से मूवमेंट करें, आप ऐसे एक्सरसाइज करें, तो आप इस जो भी एरर हो रहे हैं, जो भी खामियां हो रही हैं, उसको आप दूर कर सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि फिजिकली उतना हम नहीं कर पा रहे हैं, हम मेंटली हम अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इस समय। यही मैं कहने वाली थी कि बहुत सारा समय ऐसा है जो हम पीछे चले गए हैं और ऐसे में खिलाड़ियों में निराशा जरूर होती होगी कि हम जिस तरह से तैयार थे ओलंपिक्स में जाने के लिए या किसी और कंपटीशन में जाने के लिए, और ये जो समय हमारा है ये बर्बाद हो गया कोरोना की वजह से। तो उनको मानसिक संबल देने के लिए क्या है? जी, मानसिक संबल देने के लिए दो चीजें होती है। एक तो हमारा मोटिवेशन होता है, तो मोटिवेशन जो कोच है वो खुद मोटिवेशन दे रहा है। एक होता है सेल्फ मोटिवेशन। तो कोच उनको उनके वीडियो के थ्रू या उनके जो उनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करके कोच उनको मोटिवेट करते हैं। और जो खिलाड़ी है वो खुद को मोटिवेट करने के लिए जो भी मूवमेंट्स वो गेम में करता है उसके ऊपर वो मेडिटेशन करता है, यानी कि उसको सेल्फ विजुअलाइजेशन बोलते हैं उसको हम। तो विजुअलाइजेशन करता है कि ये जो मूवमेंट हम कर रहे हैं यही मूवमेंट हम कंपटीशन के दौरान हम करेंगे और इस मूवमेंट को करते वक्त मुझे सफलता मिलेगी, और फिर वो उसको सफलता का अनुभव करते हैं। तो जैसे ही इन चीजों की वो प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा। और साथ ही साथ हम जो साइकोलॉजिकल में बोलते हैं मेंटल ट्रेनिंग,
हो सकता है कि फिजिकल के साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, तो मेंटल ट्रेनिंग करने का ये परफेक्ट समय है। डॉक्टर अहमद, चूंकि आपसे इसी विषय पर बात हो रही है तो हम खिलाड़ियों से इधर थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिसमें फिजिकल टेस्ट भी लिए जाते हैं। उसके लिए तमाम लड़के लड़कियां जो हैं सुबह सुबह हम देखते हैं कि सड़कों पर मैदानों में एक्सरसाइज करते हैं और अपनी फिजिकल फिटनेस को बढ़ाते हैं। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनके लिए भी ये समय काफी मुश्किल भरा रहा। वो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तो कर ही रहे थे। जो बच्चे रनिंग करते हैं उनका मेन पर्पस होता है कि एरोबिक कैपेसिटी बढ़ाना, यानी कि एंडोरेंस। अब वो एंडोरेंस अगर वो रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, आज के समय में क्या होगा, आज वो बाहर निकलेंगे तो उन्हें बहुत दिक्कत होगी। तो इस कारण वो बाहर जो है दौड़ नहीं पा रहे हैं, रनिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके बावजूद भी जहाँ पर वो हैं, जहाँ घर पे हैं, किसी भी मूवमेंट को लगातार लंबे समय तक करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, आज के डेट में सूर्य नमस्कार है, उसी को अगर हम तेजी से करेंगे, या हम जैसे पहलवान आपने देखा होगा कि दंड लगाते हैं वो, तो एक ही जगह पे खड़े होकर सिर्फ आप वो नीचे बैठेगा ऊपर आएगा, तो उसके कारण भी जो वो एंडोरेंस नहीं कर पा रहा दौड़ने के कारण, तो वो वहाँ पर अपना एंडोरेंस जो है उस तरीके से वो डेवलप कर सकता है। रनिंग के लिए आपका जो लेग्स की मसल है उसमें जो है पावर होना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी जो बैक मसल और जो एब्डोमेन मसल्स हैं वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जो अभी हम मेजर मसल्स पे ध्यान ना देते हुए ज्यादा, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी भी है नहीं, तो जो सपोर्टिव मसल्स हैं अभी हम उनको डेवलप कर लें। जैसे हमारा एब्डोमिनल है, जैसे हमारा बैक मसल्स है, अगर हम अभी उन पर ध्यान दे देंगे, जैसे उनके लिए कहीं हमें बाहर करने की जरूरत है भी नहीं। बिल्कुल। हाँ, आप वहीं पर अपने घर पे हैं, आप सिटअप्स कर सकते हैं, बैक सिटअप्स कर सकते हैं, आप जो है सेतु बंद कर सकते हैं, प्लैंक कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज हैं जो आप घर पे बहुत ही छोटे स्पेस में, कम क्षेत्र में कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि सपोर्टिव मसल्स हमारे स्ट्रांग हो जाएंगे। तो जब आप रनिंग दोबारा स्टार्ट करेंगे तो उस समय आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत दिनों के बाद रनिंग स्टार्ट की है, या आपके जो बाकी मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो भी कमजोर पड़ रही है। डॉक्टर अमर, इतनी अच्छी तरह से आपने इन सारी चीजों को समझाया, और ये जो लोग सुन रहे होंगे, थोड़ा सा भी यदि उनको फायदा हुआ होगा तो उन सब की तरफ से हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सारी जानकारी के लिए, और अपने खिलाड़ियों के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी के लिए। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे किताबों हीटों में। रंग है समाज बिखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली, दस है ना मस है जी, जिद है ना जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही पत्थर है। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे और हम अब आप सब से यही कहना चाहते हैं कि मनोबल और फिटनेस बनाए रखिए, जिंदगी बनी रहेगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सबसे ज़रूरी है सतर्क रहिए। विदा दीजिए अपनी दोस्त तुलिका शर्मा को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास।